चलिए अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू क्या है, महत्वपूर्ण पहलू। चलिए चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्रों के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। आगे की बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि ना तो आयात होता है ना तो निर्यात होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। कहता है कि यह सत्य हुआ कि भारत को प्रभावित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आगे किसी देश का आर्थिक विकास दर निर्भर करता है वो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर। याद रखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण मिलाना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त कर देना। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम कर देना है। अब आगे कहता है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत जो है कृषि कार्य में लगा हुआ? 54%। भारत में आर्थिक बेरोजगारी संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। आगे, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है सभी, यानी ग्रामीण, अल्प रोजगार, चक्रीय और संरचनात्मक। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता को देखने को मिला है? अदृश्य बेरोजगारी। आगे, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है और संरचनात्मक, मौसमी और घर्षणात्मक। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक पाया जाता है? मौसमी तथा अदृश्य। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बन गई है? शिक्षित बेरोजगारी। आगे, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्रों से। आगे, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है समानता जहाँ से श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य हो। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाता है? शैक्षणिक बेरोजगारी में। आगे कहता है कि मौसमी बेरोजगारी तब होता है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीने के दौरान बेरोजगार नहीं मिल पाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार के नाम से। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसका एक विशेषता है आपका कृषि का। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। आगे, कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? नीति आयोग। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। आगे है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था? इंदिरा गांधी ने। आगे चलते हैं। आगे कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता का मापन के लिए सबसे प्रयुक्त होता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु होता है? IRDP हो जाएगा, ट्रेसेम हो जाएगा और नरेप हो जाएगा सभी। आगे कहता है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचा है, यानी कि R, A और दोनों सही है और एक के R जो एक व्याख्या नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। आगे है 3 हो जाएगा। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षितता अधिक है। आगे, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन सा विधियाँ का प्रयोग किया जा रहा है? वो हो जाएगा आपका पारिवारिक उपभोग व्यय। आगे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। आगे कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डिफेंस
HDI जो होता है, HDI किससे ने बनाया था? UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? महबूब हक के द्वारा दिए गए थे। कतई निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक के गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा किया जाता है, शिक्षा किया जाता है, प्रति व्यक्ति किया जाता है, सामाजिक और समानता नहीं किया जाता है। आगे कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल निवेश दर। हिस्सा कौन कौन है? स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापन नहीं है? लिंग अनुपात। आगे चलते हैं। आगे भारत की राष्ट्रीय आय, इसके बारे में जान लेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा था? कृषि का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। आगे है, नियोजन के आरंभ में 1950-51 के में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान था 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 और 29.55, जो 2014-15 के दौरान हो गया था 17.5 और 31.8 और 50.7। अब आगे, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब की गई थी? NSS का 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? 1951 में। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य हो जाएगा बिहार। आगे 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हो जाएगा उत्पादन गणना विधि और आय विधि का। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। आगे चलते हैं। आगे 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? PC मालनोबिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नेहरू जी और सिराज ने। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब किया था? 4 अगस्त 1949 को। स्वतंत्रता के बाद भी समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों की किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर तथा उपभोग दोनों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय सीमांकनों की गणना किस आधार पर किया जाता है? 2004-05 के आधार पर। आगे है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाला एक कठिनाई क्या है? मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सा समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। अब आगे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया था? पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। आगे, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। आगे, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयोग माप क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। आगे चलते हैं। अब आगे है, राष्ट्रीय आय का परिकलन किस एक को छोड़ करके अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़ करके। आगे है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है? लॉटरी को। आगे है, लॉटरी जीतना। आगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा आपका सही कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। आगे है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करती है अपनी आय की अपेक्षा किस छोटे हिस्से की। आगे है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? हो जाएगा बस सेवा, उद्योग और कृषि। भारत में कृषि मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। कौन सा क्षेत्र भारत
भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है तृतीय क्षेत्र। आगे है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, यही सही है, बाकी बात दो गलत है। आगे चलते हैं। मूल ह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद का। सकल राष्ट्रीय यानी कि जीडीपी घटा एनएनपी। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि कौन सी राष्ट्रीय आय का मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? मैट्रिक्स पद्धति। आगे है आगे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? ह्रास को। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास के भत्ते घटा करके। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। आगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों में किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत का। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? अतिरिक्त मतलब अवतरित आय को। आगे राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय किसको ध्यान में रखना अधिक होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना तथा आयात मूल्य को घटाया जाना। अगर सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रण मूल्य है? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का। आगे किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, ये होता है आपका, ये होता है उत्पादन कार्यों का योगफल। आगे की व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? मूल्य ह्रास का। आगे की किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। आगे है आगे कि भारत के जीडीपी में आर्थिक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र। आगे है आगे निम्नलिखित में कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? जीएनपी माइनस मूल ह्रास। आगे देख रहे हैं कि चैप्टर 3 मुद्रा एवं बैंकिंग, इसके बारे में जानेंगे। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कहा था आपका क्रोमर ने। क्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से है। कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह हॉट मनी कहलाता है, गर्म मुद्रा। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। आगे सॉफ्ट करेंसी, उसकी मांग की अपेक्षा मतलब वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। आगे कि सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। आगे है सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की कम दर। आगे है किसी विदेश मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति को, पलायन करने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं सुलभ मुद्रा। आगे की सुलभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। दुर्लभ मुद्रा जिसे आसानी से सुलभ न हो। आगे चलते हैं। आगे है कि किन देशों की मुद्राएं प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। आगे जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर सरकारी मतलब स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं हम विधिग्रह मुद्रा। भारत की विधिग्रह मुद्रा है रुपया। सही कथन चयन करना है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाता है। सही है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है, कौन सा कथन जो सही है? वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी नहीं, उसको होते हैं हॉट मनी नहीं कहते, सुलभ मुद्रा कहते हैं। गलत हो गया। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। गलत है ये भी। आगे वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। यानी कि 3 गलत है, बाकी बात सब सही है। मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग की तुलना में अधिक होती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। आगे सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहता है आपका विमुद्रीकरण। मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चयनित करना, जो गलत है। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु आधार होता है, यही गलत है। बाकी बात भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, सही है। मुद्रा प्रसार की माप के लिए मतलब कुछ वस्तुओं को खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, सही है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये भी सही है। अब कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति। वह अर्थव्यवस्था जिसमें मुद्रा का
मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। अब आगे चलते हैं। आगे अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। आगे मुद्रास्फीति की बाजार की वस्तुएं क्या होती है? महंगी हो जाती है। आगे है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होता है मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागज मुद्रा छाप कर बढ़ते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? मुद्रास्फीति। आगे कि वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है? देनदार को। आगे मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। आगे मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बजट करके, प्रत्यक्ष कर आधार में वृद्धि करके और सरकारी व्यय में कटौती करके, सभी के द्वारा। आगे कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर में कमी। आगे भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। आगे की मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। आगे की मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। आगे की निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप हो जाएगा M1। किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3 को। आगे चलते हैं। आगे है मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किससे संबंधित नहीं किया जा सकता है? डाकखानों की मांग जमा करके। बाकी है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से। स्टैगफ्लेशन की स्थिति गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। मुद्रास्फीति की दर, उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक पर। आर्थिक विकास समानता युक्त होता है मुद्रास्फीति के साथ। आगे कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक। आगे की किसी अर्थव्यवस्था में समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया जाता है? इनमें से हो जाएगा रुपया का मूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनता, सभी। आगे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति को, RBI के स्वर्ण भंडार को, रुपये की पूर्ण परिवर्तनता को, सभी। आगे भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम सत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। आगे चलते हैं। अब आगे कागजी मुद्रा की सबसे अधिक परिभाषित अर्थ हो जाएगा यह वह है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ। आगे की अवमूल्य शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। आगे कौन सा कथन सही है? अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ती हो जाती है, जो सही है। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगी हो जाती है, ये भी सही है। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है आयात को प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं। आगे है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। कथा कि मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन और आयात पर स्थानांतरित का प्रसार। अब तक भारतीय रुपये का कितना बार अवमूल्यन किया गया है? 3 बार। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? अब तो हो गया 4 बार ना। आगे की पहली बार 1949 में, दूसरा का बार 62 में हो जाएगा, तीसरा का बार 91 में। आगे चलते हैं। इस वर्ष भारतीय रुपया का 2 चरणों में हुआ था अवमूल्यन 91 में। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्य था 20%। आगे है कि किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 1991-92 में। आगे है कि भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन में बनाया जाता है 1993-94 के केंद्रीय बजट में।
आगे चलते हैं। आगे है रुपये को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया? 19 अगस्त 1994 को। आगे वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तन लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। आगे भारत का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आगे भारत में इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को। बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। आगे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जनता से जमा स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छपता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का प्रशिक्षता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास है। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। आगे है कि किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक में। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई या लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह शीर्ष बैंक है, सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, सही है। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च। रिजर्व बैंक के नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहता है? 115 करोड़। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। आगे कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। आगे कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर जनरल भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर होता है आरबीआई के गवर्नर का। भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितना भाषा है? 15। आगे 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? अंतरिक्ष में भारत का पहला कदम। आगे चलते हैं।